इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 5, जिसमें हम विदेश में भारतीय उद्यमी के बारे में पढ़ेंगे कि विदेश में कैसा इन लोगों का वातावरण था, कैसे बाजार किए, कैसे व्यापार किए। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें लगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता होती थी। पूंजी तो हर चीज में चाहिए। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंक के पैसे था ही, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता, यही जानना है ना। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आए। साहूकार और महाजन ये सब लाला लोग होते थे। आपने भी लाला जी नाम सुना ही होगा। ये लोग लाला लोग होते थे, जो ये साहूकार चाहे महाजन होते थे। क्या आपने शिकारीपुर शॉप आपने सुना है? नहीं सुना है। तो शिकारीपुर शॉप और नाटुकोटई चेटियार के बारे में सुना है? नहीं सुना है। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए, निर्यात वाले खेती के लिए कर्जा देते थे। कौन कौन? शिकारीपुर शॉप और है नाटुकोटई चेटियारो। ये लोग वहां पर कर्जा देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे, तब देते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति थी। एकदम बहुत सुरक्षा में पैसा पहुंचाते थे वो लोग। यहाँ तक कि उन्होंने व्यवसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर दिए थे और एक तरह से नया ढंग उसमें डाल दिया गया था कि किस तरह हमें व्यापार और कोई काम किस तरह करना है। पहले के रजवाड़ों लोग का मैं एक बात याद आ गया तो मैं बताता हूँ। पहले तो ये सब था नहीं, बैंक तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं। तो पहले संदूक होता था, संदूक जिसको बोलते थे पेटी। आज में अटैची सूटकेस बोल सकते हैं उसको। तो लकड़ी का संदूक होता था। तो लोगों से पैसा ले लेकर अनाज भी लिया जाता था। पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, अनाज दो भैया तुम। तो अनाज और पैसा, और पैसा में उस तरह कौड़ी आता था, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का तो बाद में आया। हम लोग सोना का सिक्का रखते थे, और अभी गिन कर नहीं, किसी के घर में से इसी तरह पड़ा है लेकिन गिना नहीं है, वो किलो के भाव से रखते थे। हम लोग सोना किलो के भाव से रखते थे। हिंदुस्तानी लोग सोना को समझते थे कि किलो से जोख लो, बस काम खत्म। तो ऐसा ही हम लोग क्रिया करते थे। उसके बाद से हुआ क्या कि वो जब संदूक जाता था तो बहुत सारे जो लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, वो लोग लूट लेते थे उसको। तो अगर राजा के पास खबर जाती थी कि हमारा सोना लूट लिया गया है, तो राजा उस समय तुरंत बोलेगा सेना तैयार करो, घेरो ससुरों को चारों तरफ से। सेना तैयार होता था, चारों तरफ से घेर लिया जाता था जंगल को, और घुस कर पटक पटक कर मारता था सब अंदर। पूरा सर्वनाश, खत्म, सफाया। उसके बाद से उस राजा का पैसा किसी की औकात नहीं होती थी कि लूट लेवे। तो ऐसा ही सिलसिला ये लोग भी अपनाया करते थे। घुस कर मारो, घर में मारो। अब तो ब्रिटिश शासन था उस समय, उनको ऑर्डर दे दो, घुस कर पीट पाट देगी और पेट का सारा सोना आपका लाकर दे देगी, काम खत्म। जितना लूटा गया उससे ज्यादा ही आपको दे देगी, क्योंकि उसका भी खजाना लूट कर लाना है। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। अफ्रीका में और यूरोपीय उपनिवेशों के पीछे पीछे भारत के लोग भी, वहां के व्यापारी और महाजन पहुंच गए। हम भी हैं यार, झंडा गाड़ेंगे हम भी। हैदराबादी सिंधी व्यापारी, मतलब हैदराबाद में जो सिंधी व्यापारी थे, वो तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले, और जो सिंधी व्यापारी थे वो यूरोपियों से भी आगे निकल गए। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए, मतलब बड़ा बड़ा अपना अड्डा खोल दिया वहां पे। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षित स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था। मतलब विदेश में कारोबार चलाना, सामान बेचना, ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से, सुरक्षित मतलब लोहा का, लकड़ी का,
उस समय लोहा का बनना चालू हो गया था। सुरक्षित मतलब उस पर पूरा सैनिक लगे रहते थे। तो ऐसे जहाजों के आ जाने से सैनिकों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। इसके वजह से पैसा का कमाई तो बहुत छापा जाता था। अब है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो भारतीय व्यापार क्या था, उपनिवेशवाद क्या था और वैश्विक व्यवस्था क्या थी, धीरे धीरे पढ़ते हैं। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। महीन कपास मतलब पतला पतला कपास, उसका डोरा बनता था और डोरा बनने के बाद उसका कपड़ा सिला जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा, वहां पर भी कपास बोया जाने लगा। इसी कारण वहां के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि कपास के आयात पर रोक लगा दिया जाए, मतलब कपास बाहर से नहीं आएगा और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें और वहां के उद्योग की रक्षा करें, इसको आगे बढ़ाएं। फलस्वरूप ये चित्र आप देखो, ये चित्र है ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लंदन का चित्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्य का केंद्र यही था, ऑफिस। यही ऑफिस था जहां से सब चीज चलता था, ऑथराइज होता था। और ऊपर क्या पढ़े हैं, फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों की सीमा शुल्क थोप दी गई। मतलब ब्रिटेन में जो सामान आएगा उस पर सीमा शुल्क लगता था, मतलब कर लगता था, टैक्स। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा और कपास वहां पर कम जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अब देखो, ब्रिटेन में तो एक तो भारी कर लद गया, भारी कर डाल दिया गया, तो लोग वहां पर ज्यादा बेचते नहीं थे और दूर दूर तो ले जाना असंभव जैसा लगता था, क्योंकि उससे प्रतिस्पर्धा, एक तरह से कंपटीशन करना पड़ता था उन लोगों से। तो कंपटीशन में भारतीय लोग उतना ज्यादा सक्षम नहीं थे, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग सक्षम है, कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। यदि भारतीय निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है और भारतीय कपड़ा का जो निर्यात था लगातार गिरते चला गया। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। कब? 1800 के आसपास, जो 1815 में घटकर 15% और 1870 आते आते 3% रह गया था। इतना कम हो गया था। अब देखो, मैं बताता हूं कि धागा कैसे कैसे बनता है। एक कपास का धागा, रेशम का धागा और एक कीड़ा होता है, कीड़ा का धागा। उसके बाद से सेमहर का फूल आप सब कोई देखे होंगे, सेमहर का पेड़। तो सेमहर का धागा, उसका भी रुई बनता था। सेमहर के बाद अकवन के फूल को बनाकर अकवन के फूल से बीज निकाल लिया जाता था और बीज से जो रुई जैसा दिखता था ना, उसका लोग धागा बनाते, धुन कर उसको साफ सफाई करके उसका धागा बनता था और ये सब धागा बेचा जाता था। आज भी जब हमारी दादी जिंदा थी, करीबन 2016 की बात, 16, 17, 18 की बात कर रहा हूं, तो हमारे घर के पीछे एक कपास का पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था, छोटा नहीं था, बड़ा ही पेड़ था, लेकिन ज्यादा भी बड़ा नहीं था। वो जब फूल पक जाता था तो हमारी दादी उसको तोड़ कर लाती थी और तोड़ कर लाकर सुखाती थी और हमसे फुरवाती थी। और फुरने के बाद उसका बिया निकालते थे, उस बिया को भी तकिया में डालते थे और रुई को भी। इसकी वजह से होता क्या था, सिर दर्द नहीं होता था। आज आप देखना कि घर में जिसका बड़ा बड़ा तकिया है उसका गला के नीचे दर्द, सिर दर्द, कपार दर्द हमेशा होते रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पुरानी संस्कृति को भूल गए हैं। सेमहर का पेड़ लोग काट दे रहा है, लेकिन सेमहर का पेड़ रामबान था, रामबान है और रामबान रहेगा। क्योंकि सेमहर के फूल से जो गिरता है उसमें रुई के साथ बिया, वो दोनों लाभदायक होता है। बिया का इस्तेमाल हम लोग खुजली पर कर सकते हैं, बिया का इस्तेमाल हम लोग तकिया में भी कर सकते हैं। बिया को कढ़ाई में डाल दो, जहां पर दर्द है कढ़ाई में डाल दो, कढ़ाई में डालने के बाद उसको गर्म करो कढ़ाई में, फिर उसको सूती कपड़े में ले लो 4-5 दोबर करके
और जहां पर दर्द है ना वहां पर उसको सेको, दर्द यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा, 15 मिनट में दर्द गायब वहां का। इतना ताकत था भैया। आज तो नॉर्मल जमाना है, प्लास्टिक का जमाना है, हम लोग हॉट बैग इस्तेमाल करते हैं। क्या जी? हॉट बैग, जिसमें पानी गर्म करो, खौला कर डाल दो, बस सेकत रहो, 2-3 घंटा 4 घंटा तक सेकत रहो। लेकिन ये क्या है, आपको गैस लगाने की जरूरत पड़ती थी। वो तो आपको एक बार बिटोर लो तो साल भर चलेगा, फिर अगले साल फिर दूसरा मिलेगा। हर ठंडा में फूल गिरता है, फरवरी के महीना में उसका धागा बनाया जा सकता था। लेकिन अब इसको कितना, किन किन लोगों को पता है? नहीं पता है ना। तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? अब देखो, कपास धागा वहां पर जाता नहीं था, तो भारत क्या क्या बेचने लगा। आज के जमाने में आप नारियल का रस्सी देखो कैसे बनता है। नारियल जो ये दाब होता है ना, तो इस दाब को खरीद लिया जाता है। जो आप दाब का पानी पीते हो, नारियल का पानी पीते हो, तो वो सब नारियल ये सब वापस ले लिया जाता है कंपनी में। कंपनी उसको चीरती है, और चीरने के बाद यहाँ से तो क्या अलग बात है, लेकिन फिर वहां से भी डायरेक्ट हम लोग सामान मंगाते हैं फैक्ट्री के लिए, मतलब समुद्री तट से। वहां पर होता क्या है कि उस सारे लकड़ी को चीर कर उसमें का बीच का जो भाग होता है उसको भी अलग बेचा जाता है, पानी अलग बेचा जाता है नारियल जूस के रूप में। तो उसी धागे को बढ़िया से साफ सफाई करके पतला पतला महीन कर लिया जाता है, उसी से नारियल का रस्सी बनता है। सबसे मजबूत रस्सी नारियल का रस्सी। पहले लोग खटिया पर सोते थे नारियल का रस्सी से बीन कर, और 2 खटिया बीन दो आप नारियल के रस्सी से, उंगली नहीं फट गया तो मेरा भी नाम ना। 2 में ही उंगली फट जाते थे, लेकिन फिर भी एक दिन में 15-15 खटिया बीनने का रिकॉर्ड है मेरे गांव में, मेरे दादा का। हमारे साथ हम तो खुद 5 खटिया एक दिन में बीने थे लोग। तो हम लोग का काम था केवल नीचे से फंसरी लगाकर छोड़ देना बस, और बाकी सब वो लोग इनी बिनी अदला बदली कुछ करके वो लोग बोलते थे। ऐसे में एक तरह से था पोष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, मतलब ये लोग महीना भी गिनते थे, और 8 महीना के ऊपर नीचे करके वो बीना जाता था, और उसका डोरी फीता सब वैसे ही बीना जाता था। जितना दिन नारियल की रस्सी पर सो जाओ, नारियल की रस्सी पर सोने से एक फायदा था कि शरीर में खुजली, पीठ में दाग नहीं होता था कभी भी, पीठ का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलते रहता था। हाँ, आज के लोग नहीं सोएंगे क्योंकि आज के लोग फूल के लोग हैं, कोमल कोमल फूल हैं लोग, गल जाएगा लोग। थोड़ा सा पानी क्या पड़ जाता है यहाँ पर आफत आ जाती है, लगता है कि कागज है पिघल जाएंगे। आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्यात वस्तुओं का निर्यात घटता गया, जो बेचते थे लोग मतलब वहां पर बिकता नहीं था, और बिकता था तो बहुत महंगा। उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता गया, और कच्चा माल ज्यादा बिकने लगा। 1812 से लेकर 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। कच्चा कपास। अब कच्चा कपास का क्या करते थे ये हमको नहीं पता है। चित्र 18, सूत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य। ये देखो, ये सूरत का दृश्य है। कहाँ का? सूरत का। ये सब लोग वहां पर जा रहे हैं। नदी किधर है? देखो, बीच में जो नाव चल रही है वही नदी है। ठीक है, ये दूर से ऐसे दिखता था जिस तरफ फोटो में चारों तरफ लोग दिख रहे हैं। 17वीं सदी के दौरान, मतलब आज से कितना साल पहले, आज से 500 साल पहले की ये फोटो है। तो उस दौरान 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भागों से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। ये मुख्य केंद्र था सूरत से जाने का। प्रतिशत तक, कितना प्रतिशत तक पहुंच गया था? 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था, और हमारे यहाँ से नील भी जाता था। नील एक बार खेत में लगा दो तो साल भर तक उसमें कोई अनाज नहीं होगा, 3 साल के लिए भूल जाओ कि उसमें कोई फसल होगा। तो हमारे गांव में नील की खेती होती थी, लेकिन वो जमीन सब अब केवल चिवड़ा का रूप में बदल दिया गया है। और खैनी की भी खेती होती थी। तो खैनी का तो ठीक है भैया, वो खैनी जिसको
बोने वाले लोग बाहर से आते थे, गांव का लोग नहीं बोता था, क्योंकि खैनी बोने से शरीर पर बीमारी हो जाता है। जो चमड़ोग होता है ना, वो उजला उजला शरीर किसी का देखोगे तो वो चमड़ोग होता है। तो वैसा ही चमड़ोग होता था खैनी बोने वाले मजदूर के देह पे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा, और हम लोग अफीम भी बोते थे। अफीम क्या होता है? अफीम भी एक तरह से नशीला पदार्थ है। अफीम बोने के बाद उसके पत्ता को क्या करते थे हम लोग? पानी में डबकाते थे। डबकाने के बाद उसमें एक तरल पदार्थ बनता था, नीचे जम जाता था, वही अफीम होता था। एक बार चाटने के बाद लगेगा कि ड्रग्स चाट लिया, वैसा नशा इतना तेज कि दिमाग घुमा देवे। तो नील, कपास, कच्चा कपास, खैनी, अफीम, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करने लगे, बेचने लगे। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। भारत के लोग अफीम ही सबसे ज्यादा बेचते थे। नील तो बहुत कम बिकता था, लेकिन ज्यादा था वो भी नील। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी। ब्रिटेन वाले आकर भारत में अफीम बोवाते थे, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। चीन को वापस चला जाता था, बेच दिया जाता था। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थ का आयात किया जाता था। मतलब समझो कि हम लोग चाय भी नहीं पीते थे। अरे भैया, हम लोग शुद्ध हिंदुस्तानी इंसान, दही लस्सी मक्खन खाने वाले इंसान को ये सब जो पता ना राक्षस भैंसा कहाँ से बना दिया सब। हम लोग क्या खाते थे? दही चूड़ा खाते थे, भात खाते थे, उसके बाद से मकई का भात खाते थे, गेहूं का भात खाते थे, आलूआ खाते थे, अलुई खाते थे, मूंगफली खाते थे जिसको बेदाम बोला जाता है, गजरा खाते थे, चुकंदर, सलगम, ये सब हम लोग का खाना था। बाजरा था, चिवठा था, ये सब हम लोग खाते थे। आज क्या खाते हैं? चावल, बीमारी का जड़। वह भी पहले दो ही चावल होता था, अगहिन और बरसात का एक और चावल था जिसको अरवा चावल बोलते थे हम लोग, और उसको ज्यादा मोटा करना है तो इसना करके खाते थे, पानी में उसीन कर फिर सुखाते थे उसको, तो उसको इसना चावल बोलते थे। अब ऐसा नहीं कि वो चावल बन जाए, उतना उसीन दिया जाता था जितना उसका नमी और बढ़ जाए, पानी सोखने की क्षमता और बढ़ जाए। तो जो फूड़ा बनता था ना धान पीटने के बाद, उसी से हम लोग पानी में डाल के धान को गर्म करके उसको छत पर पसार के, खटिया पर पसार के, द्वार पर पसार के, खेता में पसार के, तिरपाल पे, तो बड़ा बड़ा बोरा आता था, उसको पसार के हम लोग उसको अलग अलग प्रकार के चावल कूट कर बनाते थे। आज तो चावल में पॉलिश, दाल में पॉलिश, मूंग में पॉलिश, कौनो चीज ले लो पॉलिश, सब्जी में भी पॉलिश, ऐसा लिक्विड मार दिया जा रहा है सब्जी में, ये सब्जी खराब नहीं हो रहा है। जो मुर्दा पर मारा जाता है वो चीज हम आज सब्जी पर मार कर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बीमारी का जड़ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम बच्चा पैदा करना जानते हैं, लेकिन उस बच्चा खाएगा क्या ये पैदा करना हम भूल गए हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। गाय रखा जाता था, गाय से जीतोड़ मेहनत होता था। गाय को तो मेहनत नहीं, उनको सब सामान खिलाने के लिए रखते थे हम लोग। बैल होते थे, बैल को हम लोग गधे जैसा खटवाते थे, गधा को खटवाते थे। उसके बाद से चारा गाय को खिलाएंगे, गाय से दूध निकालेंगे, दूध से मिठाई बनेगा, रबड़ी बनेगा, कालाकंद बनेगा। दूध का मिठाई भी एक आता था, बहुत स्वादिष्ट लगता था, उसको कालाकंद बोलते हैं। दूध से फिर मक्खन बनेगा, दूध को बॉयल करके फिर पी जाते थे, हल्दी दूध पीते थे। उसके बाद से उसमें और भी मिष्ठान मिलाकर, केसर मिलाकर, अदरक मिलाकर पीते थे। फिर उसके बाद से आया क्या, हम लोग दही बनाने लगे। दही के बाद से घी निकलने लगा। मक्खन तो था ही, वही जो ऊपर का छाली निकालते हो मक्खन हो जाता है, उसको डाब दो तो घी हो जाएगा, मतलब गर्म करके ढबका दो घी हो जाएगा। तो इतना ये सब हम लोग का खाना था। मांस, मछली, ये सब तो हम जानते ही नहीं थे। जो जंगल वाले लोग थे वही मांस खाते थे, हम लोग मांस भी नहीं खाते थे। दारू तो भैया था ही नहीं, दारू तो बाद में आया है। 1860 में दारू आया, 40 में, और दारू को फ्री में बांटा गया, चाय को फ्री में बांटा गया, कॉफी को फ्री में बांटा गया। खैनी हम लोग नहीं खाते थे, खैनी को फ्री में, अफीम नहीं जानते थे, अफीम को फ्री में बांटा गया। ये सब बीमारी हमको विदेशी लोग लगाए हैं।
आज अपनी संस्कृति भूल गए हैं। जो हम लोग का कपड़ा था, परिधान था, वो छोड़कर नचनिया बचनिया वाला पहनने लगे हैं। अब पूरा फाड़ को पहनते हैं। भैया वो सब ऑर्केस्ट्रा वाले सब का काम है, ऑर्केस्ट्रा वाले सब का, जो नाटक कंपनी चलाता है उस सब का काम है। लेकिन वो हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले के लोग, घर के लोग खाना बनाते थे, बाहर से नाचने के लिए बुलाया जाता था। आज के लोग, खुद घर के लोग नाचते हैं और बाहर के लोग खाना बनाने आते हैं। कलयुग है भैया, कलयुग। ऐसे घोर विनाशक क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। अपने आप को इस कलयुग से अलग करो, जिस तरह हमने किया। हम समाज ट्रेंड क्या बोलता है उस पर नहीं चलते हैं, हम जो करते हैं वही ट्रेंड हो जाता है। तो ये सोच से चलो कि हम जो कहेंगे वही ट्रेंड हो जाएगा, हम जो खाएंगे वही ट्रेंड हो जाएगा, हम जो पिएंगे वही ट्रेंड हो जाएगा, हम जब चलेंगे तो हमारा चलना ट्रेंड में आएगा, उसी को आइडियल माना जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। जिंदगी में सब अपने परिवार के लिए मरते हैं। कोई देश के लिए मरे तो वो महान होता है, और जो देश के लिए नहीं मरे वो बर्बाद होता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों की बढ़ रही थी, उत्पादक वहां पर बढ़ रही थी। 19वीं सदी में भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। मतलब भारत से जो माल जाता था ब्रिटेन में वो बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर थे उस समय। इतना अमीर कि हम लोग सोना को गिनते नहीं थे, जोख कर रखते थे। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा एक जुड़ा रहता था, तो भैया लूटो, हिंदुस्तान को लूटो, भारत के लूटो। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता था, हिंदुस्तान को उतना नहीं होता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। उसका काम चला गया ब्रिटेन का। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था, चारों तरफ काम खत्म कर लेता था एक देश से कमाकर। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तरीके देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। व्यापार से मुनाफा कमाकर बाकी देश की भरपाई की जाती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की, और भारत के वजह से ही ब्रिटेन घाटे की भरपाई कर पाया। घाटे की भरपाई करने के लिए भारत ही मदद किया था। 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था सुधरी किसके वजह से? भारत की वजह से सुधरी थी। लेकिन आज बोलते हैं कि भारत में क्या है, तो सुना, भारत के वजह से पूरा विश्व है। तुम भारत को बोलते हो, भारत एक केंद्र है, सबका बापू है, बापू। दुनिया में भारत नहीं रहता ना तो बाकी सब भूखे मर जाते हैं। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल हुआ, ब्रिटेन के व्यापार से जो पैसा कमाया गया था, उसे तथाकथित होम चार्जेज देसी खर्चे का निपटारा होता था। देसी खर्चा जो होता था उसका काम चलता था। इसके तहत वितरणी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय व्यापारी कर्जों पर ब्याज और भारत के काम कर चुके वितरणी अफसरों की पेंशन शामिल थी। अब देखो, भारत से कमाया हुआ पैसा वितरणी अफसर, जो वहां पर अफसर पोस्टेड हैं, उनके व्यापार द्वारा घर भेजी जाती थी, और बाद में वही पैसा उनके पेंशन के रूप में उनको मिलता था। तो पेंशन का सिस्टम भी कहां से आया था? अमेरिका, मतलब ब्रिटेन से, मतलब अंग्रेजों के वजह से। इसीलिए मोदी सरकार पेंशन खत्म कर रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। क्या गलत कर रही है? लेकिन जो गुलाम है वो गुलाम ही रहेगा, इसलिए उनको हलता है, दिक्कत होता है। ये चित्र देखो आप, 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग, ये व्यापारिक मार्ग थी भारत को जोड़ने के लिए हर देश से, सारे देश से जोड़ दिया जाता था। अब देखो यहाँ पर सूरत, गोवा, मद्रास, हिंद महासागर
मछलीपट्टनम, यहाँ से मछली जाते थे। हुगली बंगाल में है, सूरत गुजरात में है, लाहौर पाकिस्तान में है, बंदर अब्बास ये अब अफगानिस्तान के करीब में है, मस्कत। इस तरह जोड़े दिए जाते थे भारत का। जो भी आएगा भारत में आएगा, जो भी आएगा भारत में आएगा, जो भी सामान जाएगा भारत से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसीलिए भारत सबसे ज्यादा मेन था, सबसे ज्यादा अलग था और सबसे समृद्धशाली था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, जो भाग 6 में पढ़ने को मिलेगा। महायुद्धों के बीच हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, चाहे पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सलाह देना चाहते हैं तो, कुछ गलती हुआ है वो पूछना चाहते हैं तो, बताना चाहते हैं तो, चाहे आपको कुछ नया चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।